नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोज प्रवीण जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिसका शीर्षक है आखिर गलती किसकी। आज आप सुनेंगे इस कहानी संग्रह की एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है वक्त का खेल, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। विजय बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। किसी तरह उसने छात्रवृत्ति और मेहनत मजदूरी करके इंटरमीडिएट की परीक्षा अपने गांव के विद्यालय से उत्तीर्ण करके शहर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। विजय के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाने के उपरांत भी वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। आज महाविद्यालय में उसका पहला दिन है। वो प्लास्टिक की बोरी से बने थैले में अपनी कुछ कॉपी और किताब लेकर महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। कॉलेज के लड़कों की निगाह बरबस उसकी ओर खिंच जाती है। जो भी उसे देखता है बिना मुस्कुराए नहीं रह पाता। जैसे तैसे वह अपनी कक्षा में प्रवेश करता है। वहां जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ही पहले कालांश में अंग्रेजी की शिक्षिका उसकी कक्षा में आती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। वे सभी बच्चों से परिचय पूछती है। विजय भी अपना परिचय देता है। विजय का परिचय लेने के उपरांत वो शिक्षिका विजय से काफी प्रभावित होती है। वे उसे आगे की खाली सीट पर आकर बैठने को कहती है। विजय संकोच करते हुए आगे आकर बैठ जाता है। इसी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को बड़ा आश्चर्य होता है कि शिक्षिका विजय को आगे क्यों बैठा रही है। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि इस गंवार को आगे बैठाने का क्या कारण हो सकता है। शिक्षिका ने जाते जाते विजय से ये भी कहा कि आज से आप यहीं बैठा करेंगे। कक्षा के सभी बच्चे उसे सदैव ही है की दृष्टि से देखते थे, किंतु वह इन सभी की परवाह नहीं करता, बस अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता है। इसी कक्षा में रिया नाम की एक लड़की भी है, जो कभी विजय का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि अपनी सहेलियों से भी उसका मजाक उड़ाने से मना करती है। बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो विजय पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। सभी छात्र परीक्षा परिणाम देखकर हैरान हो जाते हैं। कक्षा के अधिकांश छात्र अपने आप विजय के दोस्त बन जाते हैं। अब सभी छात्र उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। रिया अब मन ही मन में विजय को चाहने लगती है, किंतु विजय ने कभी भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो रिया ही नहीं, कभी किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता था। यदि कोई लड़की उससे कुछ बात भी करना चाहती है तो उसके प्रश्न का उत्तर देकर वो आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे 3 वर्ष का वक्त व्यतीत हो गया। आज बीए अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित हुआ है। विजय ने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम के घोषित होने के दूसरे दिन सभी बच्चे अपने अपने घरों में जाने के लिए तैयार हैं। वे सभी एक दूसरे के गले लगकर विदा लेते हैं। रिया भी विजय को बधाई देती है। विजय उसे शुक्रिया बोलकर आगे निकल जाता है। रिया उसे कुछ और भी कहना चाहती है, किंतु विजय ने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया। वह मन महसूस कर हॉस्टल आ जाती है। रिया को भी अब हॉस्टल छोड़कर अपने शहर वापस जाना था। वो अपने घर जाने से पहले विजय का पता या कोई फोन नंबर लेने का प्रयास करती है, किंतु कोई भी दोस्त विजय का मोबाइल नंबर नहीं उपलब्ध करा पाता है और न ही उसका पता किसी के पास है। रिया किसी तरह कॉलेज से उसका पता निकालती है और जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है, जहां पर वो किराए पर रहता था, वहां से थोड़ी देर पहले ही वो किराए का घर छोड़कर अपने गांव के लिए निकल जाता है। उसके पड़ोसियों को भी उसके गांव का पता मालूम नहीं होता। रिया भागकर बस अड्डे जाती है, लेकिन विजय की बस जा चुकी होती है। रिया उससे मुलाकात नहीं कर पाती। अंत में रिया थक हार कर अपने शहर वापस चली जाती है। धीरे धीरे लगभग 5 साल व्यतीत हो गए। अब रिया एक आईपीएस अफसर बन गई है और उसका ट्रांसफर कानपुर शहर में हो गया है। वह एसपी बनकर कानपुर शहर में आती है। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। वह ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले शहर के मुख्य अपराधियों की फाइल मांगती है, किंतु उन फाइलों को देख नहीं पाती। तभी एक जरूरी फोन आ जाता है और वह शहर में निकल जाती है। दूसरे दिन जब वह ऑफिस आती है
तो उसके टेबल पर 5 मुख्य अपराधियों की फाइल रखी होती है। वह उन फाइलों को देखने लगती है। जैसे ही वह सबसे बड़े हिस्ट्री सीटर की फाइल देखती है तो वह दंग रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। उसको चक्कर सा आने लगता है और वह थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पर शांत होकर बैठ जाती है। रिया मेज पर रखे पानी के ग्लास को उठाती है और उसे पीती है। फिर थोड़ी एकाग्र होकर पूरी फाइल पढ़ने लगती है। उस फाइल में सबसे ऊपर विजय का नाम लिखा हुआ था। फाइल में विजय के कॉलेज के समय की फोटो भी लगी होती है, जिससे उसे पहचानने में रिया को कोई परेशानी नहीं होती। उसने जब प्रथम अपराध घटित होने की तिथि देखी तो वह यही तिथि थी जिस दिन वे लोग कॉलेज से अपने अपने घरों को वापस गए थे। रिया को आज भी वो तिथि और दिन अच्छी तरह से याद था। विजय उसी दिन अपने गांव जाने के लिए निकला था। वो जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलटती है, सारी घटना एक एक कर उसके सामने आने लगती है। उस फाइल को पढ़ने से रिया को पता चलता है कि जैसे ही उस दिन विजय की बस शहर से बाहर निकलती है और सिंहगढ़ कस्बे के आसपास पहुंचने वाली होती है, उससे एक स्टॉप पहले उस पर सिंहगढ़ के सबसे बड़े रईस का बेटा अपने साथियों के साथ उस बस में बैठ जाता है। उसी बस में उसके गांव की एक लड़की भी बैठी थी जो अपनी सहेलियों के साथ रोज इसी बस से अपने घर कॉलेज आती जाती है। उसकी सभी सहेलियां अपने अपने स्टॉप पर उतर चुकी हैं। अब अगला स्टॉप उसी लड़की का है। बस में बैठते ही वो लड़के उस लड़की से छेड़खानी करने लगते हैं। बस में बैठे कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। वह लड़के उन्हें धमकाने और मारने लगते हैं। डर की वजह से वो सभी शांत हो जाते हैं। विजय से उनका ये आचरण देखा नहीं गया। उसे मजबूर होकर उस लड़की को बचाने के लिए उन लड़कों से उलझना पड़ता है। आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। यह देखकर बस कंडक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया और बस सड़क के किनारे खड़ी करा दी। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। वो विजय और उन गुंडों को पकड़कर थाने ले जाती है। बस में बैठे कुछ लोग पुलिस से कहते हैं कि इसमें विजय की कोई गलती नहीं है। पुलिस वाले उन्हें भी पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं। पुलिस के डर की वजह से वो सभी कहते हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हमें छोड़ दो। उनके इतना कहते ही सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। पुलिस वालों ने बस में बैठे सभी यात्रियों से कहा कि आप सभी को थाने चलना पड़ेगा। बस में बैठे सभी लोगों ने कहा, हमने कुछ नहीं देखा है, आप इस बस को जाने दीजिए। पुलिस वालों ने बस को तो आगे जाने दिया, लेकिन पुलिस विजय और जमींदार के बेटे एवं उसके साथियों को लेकर थाने पर आती है। थोड़ी देर में जमींदार भी थाने पर आ जाता है और वो वहीं पर विजय को धमकाते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की। पुलिस वाले भी जमींदार से मिले होते हैं। इस घटना की जानकारी जिले में होने पर कानपुर के एसएसपी भी थाने पर आ जाते हैं। एसएसपी ने जब सारी बातें सुनी तो उन्हें शक हुआ कि जमींदार का बेटा कुछ छिपा रहा है। तब वे विजय को अलग से बुलाकर बात करते हैं। विजय ने सारी बातें सच सच बताते हुए उन्हें पूरी घटना की जानकारी दे दी। एसएसपी ने थानेदार से कहा कि उस लड़की को बुलाओ, उसका बयान लेकर आगे की कार्रवाई पूरी करो। इतना आदेश देकर वो किसी जरूरी काम से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही लड़की को लेकर उसके माँ और बाप आ जाते हैं। लड़की ने ना जाने किस वजह से विजय पर ही छेड़खानी और जबरन बलात्कार करने का झूठा आरोप लगा दिया। विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। जमींदार और उस थाने की पुलिस ने मिलकर झूठे आरोपों के आधार पर विजय को 3 साल के कारावास की सजा दिलवा दी। विजय, जो कि पूरी तरह निर्दोष था, वह एक मुजरिम बन जाता है। विजय के पास अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी किसी भी प्रकार की मदद कर सके। विजय को सजा भुगतने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोर्ट से जेल ले जाते समय विजय रास्ते में ही रेल क्रॉसिंग के पास पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब वह पुलिस से भागा हुआ मुजरिम भी बन जाता है। विजय भागने के बाद सबसे पहले जमींदार के बेटे और साथियों से अपनी सजा का बदला लेता है और उन्हें ऐसी मौत देता है कि पुलिस को उसे मजबूरन आत्महत्या
और उसके साथियों की मौत को दुर्घटना दिखाना पड़ता है। लेकिन जमींदार को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे विजय का ही हाथ है। अब वह विजय के पीछे पड़ जाता है। अब अक्सर कहीं ना कहीं जमींदार के लोगों में और विजय में मुठभेड़ होने लगती है। विजय झूठी गवाही देने वाली उस लड़की के घर भी जाता है। वहां उस लड़की की मजबूरी सुनकर उसे बिना कुछ कहे सुने वापस चला आता है। वह जमींदार के सभी काले धंधों को समाप्त करने की कसम खाता है और वो इसे पूरा भी करता है। धीरे धीरे वह जमींदार को सड़क पर ला देता है। जमींदार की ताकत अब लगभग खत्म सी हो जाती है, किंतु दोनों के बीच जंग आज भी जारी है। विजय ने आज तक जितने भी खून किए सभी इतनी खूबी से किए कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। विजय और उसका साथी सदा गरीबों की मदद करते हैं। जो लोग कहीं से भी सताए हुए होते हैं वो विजय के पास आते हैं। विजय उन सब की मदद करता है। अब विजय कानपुर शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही है। रिया अब इस केस की सच्चाई किसी भी तरह पता करने के लिए जी जान से लग जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विजय, जो कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। वह सबसे पहले उस पीड़ित लड़की के घर जाती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है एवं उसके माता पिता का अब देहांत हो चुका है। वह बड़ी मुश्किल से उस लड़की के ससुराल का पता निकालती है। वहां जाकर उस लड़की से मिलती है और उससे सारी हकीकत जानती है कि उस दिन क्या हुआ था। उस लड़की ने शुरू से अंत तक पूरी जानकारी रिया को दे दी। वो लड़की उस दिन झूठ बोलने का कारण बताते हुए कहती है कि मेरी शादी होने वाली थी। उन लोगों ने मेरे माँ पिताजी को धमकी दी थी कि अगर हम लोगों ने सच कहा तो वो मेरी शादी नहीं होने देंगे। उसी डर की वजह से मेरे मम्मी पापा ने मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब उसे सच बोलना पड़े तो वह ज़रूर बोलेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो अपने उस दिन के झूठ पर आज भी शर्मिंदा है। रिया सब कुछ जानकर उसकी ससुराल से वापस आ जाती है और विजय की फाइल को पुनः खोलने की स्वीकृति उच्च अधिकारियों से प्राप्त करती है। उधर विजय के लोगों ने विजय को बताया कि एक नई मैडम पुलिस अधिकारी आई है जो आपके बारे में हर जगह से जानकारी इकट्ठा कर रही है। विजय ने जब उस मैडम का नाम पूछा तो उसके दोस्तों ने उसका नाम रिया चक्रवर्ती बताया। ये नाम सुनते ही उसका माथा ठनका और वह रिया की वास्तविकता जानने के लिए एक सरदार का भेष बदलकर उसके ऑफिस पहुंचता है। वहां रिया को देखकर उसका संदेह यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वह उसके कॉलेज की सबसे कम बोलने वाली लड़की रिया ही थी। वह रिया से विजय का पड़ोसी बनकर बात करता है। वो रिया से कहता है वह उसी बलात्कारी विजय का पड़ोसी है जो लड़की के साथ गलत काम करने के केस में सजा पा चुका है। अब तो वह जेल से भी भाग गया है। मैं उसी फरार मुजरिम का पड़ोसी हूँ। रिया उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर भड़क जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मालूम है उसकी सच्चाई? अगर मालूम होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। उसे कुछ शातिर लोगों ने अपना शिकार बनाया है। वह सरदार विजय के बारे में बहुत अनाप शनाप बकने लगता है। अंत में रिया गुस्से में वहां से चली जाती है और मुंशी से कहती है कि इसकी जो भी शिकायत हो लिख लो। रिया को इतने गुस्से में उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब विजय को भी यकीन हो गया कि रिया वास्तव में उसकी मदद करना चाहती है। विजय रिया की भावना जानकर वहां से चला जाता है। रिया ने अब निश्चय कर लिया है कि वह विजय को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेगी। रिया विजय से किसी तरह मिलने का रास्ता तलाशने लगती है और उधर जमींदार को पता चल जाता है कि नई एसपी विजय के केस को फिर से खोलने जा रही है। वो उसको न्याय दिलाना चाहती है। जमींदार उसे मारने के लिए अपने गुंडों को भेजता है, लेकिन उसकी योजना किसी तरह विजय को पता चल जाती है। जमींदार के गुंडे रिया को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही रिया की गाड़ी सुनसान में पहुंचती है, सारे बदमाश रिया की गाड़ी को घेर लेते हैं। रिया अब चारों तरफ से घिर जाती है। तभी वहां विजय और उसके साथी आ जाते हैं और वे उन सभी बदमाशों को मार देते हैं। रिया और विजय का आमना सामना होता है। रिया विजय को समझाती है कि उसे सब पता चल गया है, इसलिए वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन विजय का विश्वास कानून के ऊपर से उठ चुका है, इसलिए वह कहता है कि
वह इतना दूर आ चुका है कि उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। रिया उसके द्वारा कॉलेज में कही गई उसकी बात को याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, बस आदमी के पास उसे पूरा करने की लगन और जुनून होना चाहिए। इतना कहकर रिया वापस चली आती है। विजय वहां से वापस आता है, पूरी रात रिया की बात पर विचार करता है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह कल अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। सुबह जब वह अपने साथियों को अपने दिल की बात बताता है तो सभी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। विजय उन सभी को एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और सभी को अपने अपने घर वापस जाने को कहता है। विजय सभी दोस्तों को अपनी कसम देकर उन्हें अपने घर जाने पर मजबूर कर देता है। विजय अब रिया के पास सरेंडर के लिए जाने लगता है। तभी एक लड़का आकर उसे खबर देता है कि आज सुबह रिया दीदी जब अपने ऑफिस जा रही थी तभी जमींदार के गुंडों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी है और वह आईसीयू में है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके बचने का आसार अब बहुत कम है। उसी समय विजय के पास जमींदार का फोन आता है। वो विजय से कहता है, तेरी रिया तो ऊपर पहुंचने वाली है, अब तेरा नंबर है। विजय कहता है, मैं अभी तक तुझे जानबूझकर छोड़ता आ रहा था कि शायद तू बेटे की मौत के बाद सुधर जाएगा, लेकिन अब तुझे दंड देना आवश्यक हो गया है। इतना कहकर वे जमींदार के अड्डे की ओर अकेले निकल पड़ता है। उसके दोस्त भी साथ चलने लगते हैं। वो अपने दोस्तों को साथ चलने से मना कर देता है। वो खुद अंतिम जंग के लिए निकल पड़ता है। विजय सबसे पहले जमींदार के सबसे खास गुंडे को मारकर उसका पता पूछता है और फिर जमींदार के अड्डे पर पहुंच जाता है। जमींदार अपने खुफिया अड्डे पर शहर के सभी बड़े गुंडों के साथ एक खतरनाक योजना की तैयारी कर रहा था। उसी समय विजय वहां पहुंचकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, शरीर की सारी गंदगी एक जगह जमा हो गई है। अब मुझे भी सफाई करने में मजा आएगा और इससे अच्छा सफाई करने का मौका अब मुझे नहीं मिलेगा। फिर वह एक एक करके सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल में रिया को होश आ जाता है और विजय के साथी उसको सारी बात बता देते हैं। रिया अपनी जान की परवाह ना करते हुए अस्पताल से तुरंत जमींदार के अड्डे की ओर निकल पड़ती है। डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और तुरंत जमींदार के अड्डे पर पहुंच जाती है। रिया जिस समय जमींदार के अड्डे पर पहुंचती है, ठीक उसी समय विजय जमींदार की हत्या करने वाला होता है। रिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तब रिया उसे अपनी कसम देती है तो वह रुक जाता है। पुलिस तुरंत जमींदार को गिरफ्तार कर लेती है। जमींदार जज के सामने अपना सारा जुल्म कबूल कर लेता है। रिया के कारण विजय के केस की सुनवाई फिर से होती है और विजय इस बार बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब विजय फिर एक इज्जतदार नागरिक का जीवन व्यतीत करने लगता है। रिया उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन विजय मना करता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम अपनी जिंदगी क्यों मेरे साथ बर्बाद करना चाहती हो। रिया कहती है कि यदि तुम मेरी नौकरी के कारण मुझे शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। अब विजय के पास रिया के इस बात का कोई जवाब नहीं रहता और उसे रिया से शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।